हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे साथियों, चालू हो जाएगा। चालू करते हैं आज की क्लास। आज है आपका लेक्चर नंबर 2, जो कि है इंट्रोडक्शन के बारे में ही। परिचय हमारा पिछली क्लास में बच गया था, इंट्रोडक्शन बच गया था, तो उस इंट्रोडक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। So today's chapter is basically introduction and this is your lecture number 2. सर आज एजेंडा ऑफ द डे क्या होगा, आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क होता है। उन सभी पहलुओं पर हम एक विस्तार से चर्चा हम लोग करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके बाद हम कवर करेंगे आपके अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, कि भाई अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार, किस किस आधार पर वह प्रकार है और प्रकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। वी विल डील विद दैट। वी विल अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज एंड वेरियस फीचर्स ऑफ देम। अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हम देखने वाले हैं। ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। Then after that we will also look at economic systems. इसके बाद आर्थिक प्रणालियां भी हम देखेंगे कि भैया आर्थिक व्यवस्थाएं किस तरीके से चलती हैं। विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों में आर्थिक प्रणालियां, कौन कौन सी आर्थिक प्रणाली वो राष्ट्र फॉलो करते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। विल ऑल्सो सी दी वेरियस फीचर्स एंड वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेवरल इकोनॉमिक systems, and after that there will be surely your doubt session. सर बिफोर गोइंग इनटू द फर्दर चैप्टर्स, आगे चलने से पहले हम आपको कल का कुछ याद दिला देते हैं। जो कल की क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यस और नो? भाई जो पिछली क्लास हुई उसके अंदर हमने कौन कौन सी चर्चा करी, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा भैया आर्थिक प्रणाली, आर्थिक गतिविधि बनाम गैर आर्थिक गतिविधि, बनाम गैर आर्थिक गतिविधि। ये हमने डिटेल में देखा, डिस्कशन किया और बिल्कुल बढ़िया से इसको समझने की कोशिश हमने कर ली थी यहां पर। सो वो तो कंप्लीट हो चुका हमारा। सर यहां से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चा। एक मैं चीज आपको ये याद दिलवाना चाहता था कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा कि एक पिता द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाया जाना, या एक किसी बच्चे का पिता शिक्षक है और शिक्षक होने के नाते वह अपने पुत्र को पढ़ा रहा है, तो वह किस गतिविधि का हिस्सा होगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक whenever a father is making his child, making his kid study, it will be coming under economic activity or non economic activity. These type of questions, ये आपको रेलेवेंस पता होना चाहिए इस चीज का। नाउ उसके बाद अब हमें एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको समझने जरूरी है। बहुत मूलभूत सिद्धांत हैं इकोनॉमिक्स के कुछ, जिनको आपको आना चाहिए, मतलब वो आपको जरूरी है वो चीजें क्लियर आने के लिए। सबसे पहले यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। आपको पता होना चाहिए वस्तु और सेवाओं में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? चलो बताओ, बताओ डिफरेंस क्या है? वस्तु और सेवाओं में अंतर किस बात का है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप कह रहे हो कि सर आप ही बता दो ना। अगर मैं वस्तुओं की बात करूं, व्हाट आर गुड्स? तो गुड्स आर एनी फिजिकल एंटिटी, एनी फिजिकल एंटिटी, फिजिकल एंटिटी which is consumed for, which is used or consumed, which is used or consumed। तो वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तु कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक अवस्थिति, भौतिक अवस्थिति जिसका उपभोग या उपयोग किया जाता है, जिसका उपभोग या उपयोग किया जाता है।
उसे बोलते हैं वस्तु। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इससे फिजिकल एंटिटी है। सर फिजिकल एंटिटी का मतलब क्या है? फिजिकल एंटिटी मीन्स दिस कैन बी टच्ड, दिस कैन बी सीन। इसे देखा जा सकता है, इसे टच करा जा सकता है, तो ये क्या होगी? वस्तु। ये बोर्ड, ये बोर्ड को मैं टच कर सकता हूं, देख सकता हूं, ये भी क्या होगी? गुड्स, वस्तु। ये चश्मा, इसे मैं देख सकता हूं, चश्मे को, चश्मे से तो देखता हूं वो बात अलग है। आई कैन सी दिस स्पेक्स, दीज स्पेक्स, एंड आई कैन ऑल्सो टच दीज स्पेक्स, सो दिस इज ऑल्सो गुड्स। ये वस्तुएं आ गई। तो वस्तुओं के उदाहरण क्या होंगे? वस्तुओं के उदाहरण सारे वस्तुएं, कपड़ा, चप्पल, जूता, भोजन, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? फोन वस्तुओं में। किस में आ जाते हैं? वस्तुओं में। फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, परफ्यूम हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, ये वस्तुओं में आएंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज? आप सर्विसेज से क्या समझते हैं? चलो आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है सेवाएं क्या होती होंगी? व्हाट आर सर्विसेज? सेवा, हम यूजुअली घर पर रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, हम माँ बाप की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, दादा दादी की सेवा करते हैं, नाना नानी की सेवा करते हैं। When we are living in the family, we always prefer our parents' service. We always take welfare of our parents, our grandparents, or our uncles and aunties all together. We take several welfare measures for them. हम उनके बहुत सारे कल्याण का काम करते हैं। सो व्हाट डू यू डू देन? क्या करते हैं आप उनमें? जब आपको ये कहा जाए, व्हेन यू आर सेड टू बी दैट यू आर डूइंग सेवा फॉर योर दादी, आप अपने दादी की सेवा कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? आर यू क्रिएटिंग एनी पेन टू द दादी? क्या आप दादी को कोई दर्द दे रहे हो, दर्द कर रहे हो उनको, उनके शरीर को तोड़ रहे हो? नहीं, यू आर गिविंग हर दिस सर्विस, यू आर गिविंग हर द कंफर्ट। आप उन्हें सुविधा देते हो। सो व्हाट आर सर्विसेज? सर्विस इज नथिंग एल्स बट इट इज द कंफर्ट, इट इज द कंफर्ट। तो याद रखिएगा, सेवा सुविधा है। सेवा क्या है? सेवा सुविधा है। व्हाट इज सर्विस? इट इज कंफर्ट। सेवा सुविधा है। गर्मी लगी, फैन चालू किया, हवा आई, कंफर्ट मिला, सेवा हो गई। यहां से दिल्ली जाना है, जाने के लिए ट्रेन का कंफर्ट मिला, मेट्रो का कंफर्ट मिला, गाड़ी का कंफर्ट मिला, तो मैंने मेट्रो सेवा बोला, गाड़ी सेवा बोला, बस सेवा बोला। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आर सर्विस? सर्विस इज नथिंग एल्स बट इट इज कंफर्ट। सेवा सुविधा है। इट कैन नॉट बी सीन, ये देखी नहीं जा सकती। इट इज ओनली फेल्ट। दूर कोई बैठा है लंदन में, उससे बात करनी है, सुविधा है फोन की, फोन सुविधा, फोन सेवा, टेलीफोन सर्विसेज। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज? एग्जांपल्स विल बी telecommunication, telecommunication, transportation, transportation, telecommunication, banking, information technology, दूरसंचार, यातायात, बैंकिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिक, सूचना एवं प्रौद्योगिक। तो ये होती हैं सेवाएं। क्लियर है सर?
क्लियर है? नाउ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ सर्विसेज। आपको सेवाओं की कुछ विशेषताएं मालूम होनी चाहिए। यू मस्ट बी हैविंग ए राइट नॉलेज अबाउट फीचर्स ऑफ सर्विसेज, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज दिस इज सर्विस और गुड्स, है ना? तभी आप पहचान पाओगे ना, जब आपको विशेषताएं पता हो। सेवाओं की विशेषता, सेवाओं की विशेषताएं, द फीचर्स ऑफ सर्विसेज। पहली चीज, दीज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर इंटेंजिबल, सर्विसेज आर नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल। सेवाएं भौतिकी नहीं होती। सेवा का भौतिक अस्तित्व नहीं होता। सेवा का भौतिक अस्तित्व नहीं होता। सर्विसेज आर नॉट फिजिकली अवेलेबल। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, यहां से जयपुर गए आपने हेल्प ली ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की, तो वो यातायात दिखा आपको, वो फील हुआ, वहां जाकर पहुंच गए। फोन पे बात करी आपने, तो बात करी, बात दिख रही है नहीं, फील हो रही है, वो बात कर पा रहे हैं आप। तो सर्विसेज आर नॉट फिजिकल, ये दिखते नहीं है, दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर, इनका अदृश्य प्रवृत्ति होती है। अनदर थिंग्स, सर्विसेज आर consumed when they are performed, consumed when they are performed. It is the one of the crucial feature. सेवाओं का उपभोग तभी किया जाता है जब वह कार्यरत हो। सेवाओं का उपभोग तभी किया जाता है, तभी किया जा सकता है जब वे या जब वह कार्यरत हो, जब वह कार्यरत हो। सर्विसेज आर कंज्यूम्ड व्हेन दे आर परफॉर्म्ड। सेवा जब कंज्यूम करी जाएगी, जब वो परफॉर्म करी जाएगी। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बस है, अब बस जाएगी तब आप बस की सेवा ले पाएंगे। बस जाएगी तब आप बस की सेवा ले पाएंगे। अगर बस वहीं पर खड़ी है और आप कह रहे हो बस सेवा मिल रही है, बस सेवा नहीं हुई ना। मान लो आप मेट्रो के अंदर गए, मेट्रो का आपने टिकट लिया, अब मेट्रो चल ही नहीं रही है, रात के समय गए और आप मेट्रो वालों से जाकर लड़ रहे हो कि यार मेट्रो सेवा नहीं मिल रही यार, मुझे, आई एम नॉट गेटिंग मेट्रो सेवा, मेट्रो सर्विसेज। दे विल बीट यू, वो पीटेंगे तुम्हें। वो कहेंगे सर सुनो मेरी बात, इधर आओ सर, इधर आओ। जब मेट्रो जा नहीं रही तो आपको कहां से सर्विस मिल जाएगी? जब मेट्रो जाएगी तब आप मेट्रो सेवा का लाभ ले पाएंगे। जब आपने दादा दादी के हाथ पैर दबाए तब जाकर उनकी सेवा हुई, यस और नो? भाई तुमने जब हाथ पैर दबाए दादा दादी के तब उनकी सेवा हुई, या आपने पीछे हाथ कर लिया, दादा मजा आ रहा है, वो ही इज आल्सो सेइंग मजा आ रहा है, बढ़िया 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 बेटा, बहुत बढ़िया? नहीं ना। इसका मतलब सेवा का उपभोग तभी किया जा सकता है जब वो कार्यरत हो। आपने फोन किया तभी आप फोन पर बात कर सकते हो, बिना फोन किए बात नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं हेलो क्या हाल चाल है, ऐसा नहीं कर सकते यार, फोन चाहिए। फोन सर्विस आपकी जब कार्यरत होगी, when phone service is in performance or when phone service is performed, only then the benefit of phone services can be taken, isn't it so भाई? सिंपल सी बात बताइए आपको। अनदर थिंग, अगली चीज,
services cannot be separated from, service can't be separated from physical goods. सेवाएं भौतिक वस्तुओं से अलग नहीं की जा सकती, अलग नहीं की जा सकती। You cannot separate goods from services. अब सर्विसेज को, गुड्स को सर्विसेज से अलग नहीं कर सकते सर। यू कैन नॉट गेट सेपरेटेड। मतलब बस सेवा के लिए बस होगी, एंड बस इज बेसिकली गुड्स। बस क्या है? वस्तु है। अरे हाँ या ना? फोन सेवा के लिए फोन वस्तु है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होगा, चाहे रेल सेवा होगी, रेल सेवा के लिए रेल फिजिकल गुड्स है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जहां भी आपको फैसिलिटेशन मिल रहा है, जहां भी आपको सुविधा मिल रही है, वो सुविधा किसी ना किसी वस्तु के कारण जरूर हुई होगी। दैट सर्विस और दैट फैसिलिटी और दैट कंफर्ट यू आर गेटिंग, दैट इज ड्यू टू बेसिकली सम एनी गुड्स। ये किसी ना किसी वस्तु के कारण रहा होगा। ठीक है सर? तो ये होता है वस्तु और सेवाओं में अंतर। अब पढ़ते हैं सर वस्तुओं में विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण, वस्तुओं का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जा सकता है। उनके आकार के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर, उपभोग के आधार पर। गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल थिंग्स। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, साइज, कलर, nature, use, utilization. So you have to remember this basically goods. एक होता है कंज्यूमर गुड्स, जिन्हें बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। What are consumer goods? उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, जिनका उपभोक्ता उपयोग करता है। अब आप कहेंगे सर इनका तो उपयोग सारे करता है। जी बिल्कुल, सारे कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगे। दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। कंज्यूमर गुड्स में यहां जो वस्तुएं खरीदी गई हैं, इन वस्तुओं का अंतिम लक्ष्य है उन्हें कंज्यूम करना। जैसे फॉर एग्जांपल यू बॉट एन एप्पल, एप्पल का यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? एप्पल का ऑब्जेक्टिव है कि भाई उसे खा ले। एप्पल हमने क्यों खरीदा? तो एप्पल हमने खरीदा कि एप्पल को हम खा लेते हैं, अच्छा फील होगा, उसे कंज्यूम कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड यू गेट कैपिटल गुड्स, और दूसरी तरफ होती हैं पूंजी वस्तुएं। पूंजी वस्तुएं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। भाई व्हाट इज कैपिटल? वापस चलेंगे वहां पर, उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल। पूंजी क्या होती है सर, वो समझो पहले। अच्छा, पूंजी तो आपने फिर भी सुन ली होगी, चलो मान लो, लेकिन पूंजी और वेल्थ में, पूंजी और धन संपदा में किस बात का अंतर होता है? चलिए बताइए। What is the difference between capital and wealth? What is the difference? Tell me, what is the basic difference between capital and wealth? सर देखो, वेल्थ है कि आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये क्या है? वेल्थ है। ये क्या है? देखो कितना प्यारा, मैं चित्रकार तो हूं मैं। हाँ भाई, आपके पास 2 घर हैं, 2 गाड़ी हैं। आज मेरे पास गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, घर है, और मेरे पास वहां है, हाय, वो क्या होगी? आपकी वेल्थ, धन संपदा। द टोटल अवेलेबल मनी विद यू, द टोटल प्रॉपर्टी विद यू, आपके पास कुल संपत्ति
आपके पास जो भी कुल संपत्ति है वह धन संपदा कहलाती है। बट डू यू थिंक बट डू यू थिंक it is necessary that you will be utilizing your 2 houses and 2 cars? भाई क्या ये जरूरी है कि आप दोनों घर दोनों गाड़ी यूज कर रहे हो? नहीं सर, आपने इसमें से एक घर और एक गाड़ी रेंट पे दे रखी है। किस पे दे रखी है? रेंट पे, किराए पे दे रखी है। Among your total wealth, that is 2 houses and 2 cars, you have rented 1 house and 1 car. Because this house and car is generating further income or involved in further production. भाई चूंकि ये एक घर और एक गाड़ी आगे आय का निर्माण कर रही है और चूंकि यह किसी उत्पादन प्रक्रिया में भी संलग्न है, तो इसको हम कह देते हैं कैपिटल। इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। इसको कहेंगे पूंजी। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज बेसिकली योर वेल्थ। कैपिटल इज योर वेल्थ, बट नोट द टोटल वेल्थ इज नॉट टोटल कैपिटल। ये चीज समझिएगा कि भाई आपके पास 2 घर है 2 गाड़ी है, तो आपकी वेल्थ होगी 2 घर 2 गाड़ी। लेकिन इनमें से जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपकी प्रॉपर्टी आगे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, it is either creating or either involved in any production activity, that property particularly of you is known as capital. भाई सिंपल सी बात समझिएगा कि जो संपत्ति आपके किसी उत्पादन कार्य में संलग्न है, किसी चीज में या उत्पादन की प्रक्रिया में संलग्न है, या वो कोई आय जनरेट कर रही है, या आपने उससे इन्वॉल्व कर रखा है किसी प्रोसेस के अंदर, सो व्हेनेवर दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैपन विद योर प्रॉपर्टी, तो जब आपकी संपत्ति के साथ ऐसा हो रहा हो, तो संपत्ति का जो हिस्सा उस काम में लगा हुआ है, उस संपत्ति निर्माण में लगा हुआ है, उस पूंजी निर्माण में लगा हुआ है, पैसे निर्माण में लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं? पूंजी। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ which is included in any production activity. तो भाई पूंजी क्या हुई? पूंजी धन संपदा का वह हिस्सा होती है, धन संपदा का वह हिस्सा जो किसी उत्पादन कार्य में संलग्न हो, जो किसी उत्पादन कार्य में संलग्न हो, उसे बोलते हैं पूंजी। उसे क्या बोलते हैं? पूंजी। कैपिटल वर्सेस वेल्थ। समझ में आया कंसेप्ट? बेसिक सा कंसेप्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझो। सो व्हाट आर कैपिटल गुड्स? Capital goods are those goods which are involved in production activity. Yes or no? Capital goods are those which are involved in production activity. पूंजी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं को उत्पादन कार्य में संलग्न किया गया है, उत्पादन कार्य में शामिल किया गया है, उन्हें बोलते हैं कैपिटल गुड्स।
दूसरी तरफ होते हैं फ्री गुड्स। देयर आर सर्टेन गुड्स विच आर नोन एज फ्री गुड्स। कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम फ्री, फ्रीज नहीं फ्री, फ्री गुड्स जिन्हें हम मुफ्त वस्तुएं भी कहते हैं, फ्री गुड्स, मुफ्त वस्तुएं। बताओ व्हाट आर फ्री गुड्स, आपको क्या लगता है क्या होंगी? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक्स फ्री गुड्स आर? आपको क्या लगता है कि फ्री गुड्स क्या होती हैं? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा, व्हाट आर फ्री गुड्स? हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। हाँ जी, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स। फ्री गुड्स कौन सी गुड्स हैं भैया? वह वस्तुएं जो प्रकृति में, वह वस्तुएं जो प्रकृति में, जो प्रकृति में मुफ्त मिलती हैं। What are free goods? Free goods are those goods which are available, goods which are available freely in the market, freely in the nature, जो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आजकल पानी का पैसा लगने लग गया, पहले पैसा नहीं लगता था। नेचर हो गया, हाँ, ऑक्सीजन, हवा, पानी, लैंड। पर लैंड फ्री गुड्स में नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पैसा नहीं देना पड़ता, हवा पानी का पैसा नहीं देना पड़ता ना। ऑक्सीजन के पैसे लेता है तुमसे कोई? नहीं लेता ना, तो ये फ्री गुड्स होती है। अच्छा, एक विशेषता याद रखना ऑलवेज, फ्री गुड्स हैव, फ्री गुड्स हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, याद रखिएगा। मुफ्त वस्तुओं का, मुफ्त वस्तुओं की शून्य अवसर, शून्य अवसर लागत होती है, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर आपने तो कंसेप्ट कुछ अलग ही बता दिया। बच्चा ये कंसेप्ट जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पीसीएस से लेकर यूपीएससी का फेवरेट है। एसएससी में तो खैर पहले पूछा ही जाता था, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेट मी टेल यू वन स्टोरी, एक कहानी सुनाता हूं। मुझे कहानियां तो आती हैं, कहानियां तो आती है मुझे, और क्या आती है बताओ, बताओ क्या आती है मुझे और। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? फॉर एग्जांपल, यू गॉट ए जॉब ऑफर, आपके पास जॉब ऑफर आया दो जगह से। कहां से आया? जॉब ऑफर आया दो जगह से। एक, पीसीएस अधिकारी बन गए आप, एसडीएम बन गए। दूसरा, यूपीएससी, आप आईएएस बन गए। यहां पर एक आप आईएएस बन गए, यहां पर आप एसडीएम बन गए। बताओ व्हाट यू विल चूज। आप पूछोगे सर इनकी सैलरी कितनी है? लेट्स सपोज एसडीएम की सैलरी अराउंड 80 to 90,000 पड़ रही है। हमारे टाइम तो इतनी पड़ती थी, आज बढ़ गई होगी तो बात अलग है। आईएएस की पड़ रही है लेट्स सपोज 1 लाख, बस इतना ही फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क होता नहीं है। मान लो, आप कौन सा चूज करेंगे? I don't want to know what you will be choosing. You get a job offer of SDM,
The salary for SDM is 80,000 rupees per month, and you got the job offer for IAS, and the salary is 1 lakh rupees. भाई SDM के लिए 80,000 रुपए तनख्वाह है और IAS के लिए 1 लाख रुपए तनख्वाह है. सपोज मानिए, सुनिए, समझिए कि यू हैव सेलेक्टेड, मान लीजिए कि आपने इनमें से यू हैव सेलेक्टेड द पोस्ट ऑफ SDM. यू हैव सेलेक्टेड SDM. अब आपने SDM चूज कर लिया. यू हैव सेलेक्टेड SDM. Either you can select IAS or you can SDM. It is totally dependent on you. ये भाई दोनों तुम पर निर्भर करता है कि SDM चूज करना कि IAS चूज करना. IAS चूज करना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे, SDM जो रहोगे तो खुद के गांव में रहोगे, खुद के राज्य में रहोगे. You have selected SDM, that means you will be getting 80,000 rupees भाई. अब SDM आपने सेलेक्ट कर लिया तो 80,000 रुपीज आपको हर महीने मिलेंगे. That means you lost the opportunity of IAS. अदरवाइज अगर आपने IAS सेलेक्ट किया होता, इफ यू हैव चूजन द पोस्ट ऑफ IAS, यू वुड हैव गोटन 1 लाख रुपीज पर मंथ. इजंट इट सो भाई? भाई सिंपल सी बात है, बिकॉज यू हैव सेलेक्टेड SDM पोस्ट और यू हैव रिजेक्टेड IAS की पोस्ट, तो ऐसे में IAS अगर आपने चूज किया होता तो 1 लाख रुपए मिल रहे होते. आप कहेंगे सर SDM बना है तो 80,000 मुझे मिल रहे हैं, IAS बना तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, मुझे 20,000 का नुकसान हुआ. नहीं, तुम्हें 1 लाख का ही नुकसान हुआ क्योंकि तुमने IAS सेलेक्ट नहीं करा. अगर IAS करा होता तो 1 लाख मिला होता. लेट्स सपोज अगर IAS आपने सेलेक्ट कर लिया, SDM आपने सेलेक्ट नहीं करा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई? SDM का अवसर आपने जाने दिया, उसकी सैलरी थी 80,000, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 80,000. समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ जी. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस्ट opportunity by selecting a particular alternative. When you choose a particular alternative, you lose some alternatives and the cost of that is known as opportunity cost. तो अवसर लागत क्या होती है सर? अवसर लागत ऐसे अवसरों की लागत होती है जहां मूलतः विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से एक विकल्प चुने जाने के कारण आपने बाकी सभी विकल्पों की लागत को जाने दिया, बाकी सारे विकल्पों की आय को जाने दिया, उसे ही अवसर लागत कहते हैं. फिर से समझा देता हूं. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचिंग में जॉब लग गई, एक टीचिंग की लग गई, एक इंजीनियरिंग की लग गई. इंजीनियरिंग में मिल रहे हैं आपको 10,000 रुपए और टीचिंग में मिल रहे हैं 5,000 रुपए. यू सेलेक्टेड इंजीनियरिंग क्योंकि आपको 10,000 रुपए मिला, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 5,000 रुपए. वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 5,000? बिकॉज यू लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी. आपने एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को जाने दिया. अगर आपने ये करा होता तो 5,000 मिल रहा होता. ऑब्वियस सी बात है. आपने इंजीनियरिंग करा तो 10,000 मिल रहा है. अगर इसको चूज करते तो 5,000. आपके पास ऑप्शन तो थे, अलग अलग अपॉर्चुनिटी तो थी. प्लीज 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 डोंट यूज योर ब्रेन लाइक दिस कि मेरा भाई इंजीनियर यदि मैं बन जाता. आप वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत करना कि इंजीनियरिंग में 10,000 रुपए मिलते और टीचिंग के अंदर 5,000 रुपए मिलते. मैंने, अगर आपने सेलेक्ट यदि इंजीनियरिंग कर लिया तो सर 10,000 रुपए तो आगे मेरे पास, मेरे कुछ अवसर थोड़े ना खराब हुआ. मैं तो टीचिंग करता तो 5,000 आता. इसको सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि अगर आपने अगर इसको सेलेक्ट किया होता तो आपको 5,000 रुपए मिल रहे होते. यू लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. यू लॉस्ट दिस. आपने ये खो दिया. तो ये खो दिया जो है उसकी जो कीमत होती है उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्लीज राइट इट डाउन. लिखे बाल को, है ना? समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. चलो एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा दोबारा से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होगे. इसमें मैं भी पहले शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा अजीब सा कंसेप्ट लगा था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द cost is the cost you let go by choosing a particular alternative. By choosing
पर्टिकुलर अल्टरनेटिव। ये यूपीएससी में पूछा गया, सीडीएस में पूछा गया एक बार। लिखें अवसर लागत किसी निर्धारित विकल्प को चुनने के कारण, किसी निर्धारित विकल्प के चयन के कारण, विकल्प के चयन के कारण खो दिए गए विकल्प की लागत को, विकल्प की लागत को अवसर लागत कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगेन एक एग्जांपल देता हूं। आपने कॉमर्स करा, कॉमर्स करने के बाद आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आई, या तो आप सीए की जॉब कर लो, या तो आप सीए की कर लो। कॉमर्स के बाद सीए कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, या तो सीए की कर लो या सीएस की कर लो। लेट्स सपोज सीए के अंदर सैलरी आपको मिलती है 1,00,000 रुपए। लेट्स सपोज सीए में आपको सैलरी मिलती 1,00,000 रुपए, सीएस में आपको सैलरी मिलती 5,00,000 रुपए। आपने सेलेक्ट कर लिया सीएस को। इफ यू सेलेक्टेड दिस, तो इसका मतलब रिजेक्ट किसको कर दिया आपने? सीए की अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया। तो सीए का कॉस्ट कितना था? 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर आपकी 1,00,000 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सिंपली, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, बस बेसिक सिंपल सी चीज है। तो हम आपको बता रहे थे कि फ्री गुड्स हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट मींस अगर आपने ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को कम कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो कंज्यूम कर लिया, आपने वो कंज्यूम कर लिया। इसलिए तो इनको बोलते हैं, ये याद रखना कि फ्री गुड्स हैव जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो मुफ्त वस्तुएं होती हैं, इनकी शून्य अवसर लागत होती है। क्लियर बात है? आगे आइए, इकोनॉमिक गुड्स। अगला है आर्थिक वस्तुएं। इकोनॉमिक गुड्स, आर्थिक वस्तुएं। व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स? Economic goods are basically those goods which are limited in nature, which are limited, जो कि सीमित हैं, जो कि सीमित हैं, and because they are limited, and because they are limited, they are at a certain cost. They will, you have to get them at a certain price, have a certain price, have a certain price, एक निर्धारित कीमत पर, एक निर्धारित कीमत पर ही, कीमत पर आप इन्हें खरीद सकते हैं। ठीक है? और ये लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। मतलब आपने यदि ज्यादा यूज कर लिया वो, तो बाकी के लिए कम बचेगा। उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। क्लियर है सर? इतनी सारी बातें क्लियर है ना? अब एक बड़ा सवाल जो आ जाता है, उस सवाल पे चलेंगे। सवाल आ जाता है, सर ये अभी तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स, अभी तक सर आपने अर्थशास्त्र समझाया, पढ़ाया, लिखाया, बुझाया, बताया। सर अब इकोनॉमिक्स वर्ड तो ठीक है, इकोनॉमिक्स शब्द के बारे में तो सब कुछ समझ लिया, इसकी सारी मूलभूत बातें भी पढ़ ली। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक थ्योरी है। इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए थ्योरी। According to different economists, it has different theories, different definitions. लियोनल रॉबिन्स कहते हैं इकोनॉमिक्स कैन बी समराइज्ड इनटू थ्री पार्ट्स: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, इकोनॉमिक्स, इफ यू वांट टू समराइज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को यदि समराइज करना हो, तो इकोनॉमिक्स को समराइज तीन एक्टिविटीज में किया जा सकता है। वन इज प्रोडक्शन, another is distribution,
and third is consumption, and third is consumption. भाई इकोनॉमिक्स को यदि 3 गतिविधियों में बांट दे तो उत्पादन, वितरण और उपभोग। क्या क्या है? उत्पादन, वितरण एवं उपभोग। इन 3 गतिविधियों में आप इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर सकते हो। सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली थ्योरी, an application of economics is application or practical form of economics जो होगी, अर्थशास्त्र जहां लागू किया जाए, जहां लागू या अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप जो होगा, व्यवहारिक स्वरूप जो होगा, उसे हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था। उसे क्या बोलेंगे बच्चा? उसे बोलेंगे अर्थव्यवस्था। समझ में आया क्या? नहीं सर कुछ नहीं समझ में आया सर, दिमाग में आवाज आ रही है सर। चलो समझाते हैं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, गिव मी सम टाइम ना बच्चा। देखो भाई, हमने कहा कि इकोनॉमिक्स थ्योरी है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स एक बुक है। उस बुक को जहां इंप्लीमेंट किया वो इकोनॉमी कहलाएगा। उस बुक को जहां इंप्लीमेंट किया वो इकोनॉमी कहलाएगा। अर्थशास्त्र क्या है? इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थ्योरीज विच हैज सर्टेन रूल्स, regulations. When these rules and regulation are implemented on a certain particular area, that will be resulted into economy. भाई अर्थशास्त्र के अंदर बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे नियम कायदे कानून हैं। जब उन नियम कायदे कानून या सिद्धांतों को एक किसी निर्धारित स्थान पर लागू किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह अर्थव्यवस्था बन जाता है। ये तो रही मेरी बताने वाली बात। अब थोड़ा सा आपको वैसे बताता हूं। What is economy? Whenever I will be calling any economy, जब मैं कोई इकोनॉमी का नाम मेंशन करूं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट आई एम रेफरिंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस। याद रखना, जब मैं किसी अर्थव्यवस्था का नाम लूं या जब अर्थव्यवस्था नाम लूं, तब यह समझ जाना कि मैं किसी निर्धारित क्षेत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। सो प्लीज राइट इट डाउन। इकोनॉमी डिनोट्स ए पर्टिकुलर रीजन। इकोनॉमी denotes a particular area or region तो लिख लीजिए कि अर्थव्यवस्था किसी निर्धारित क्षेत्र को परिभाषित करती है, परिभाषित करती है। सो दैट मीन्स कि इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज a particular area, it's a particular area in which study of economics is done. Study of economics is done. तो भैया अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्थव्यवस्था एक निर्धारित क्षेत्र है, निर्धारित क्षेत्र है जहां अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया है, जहां अर्थशास्त्र का अध्ययन किया गया है। तो बच्चा जब मैं बोलूं इंडियन इकोनॉमी तो मतलब इंडिया को रेफर कर रहा हूं। इकोनॉमी के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई एरिया डिफाइंड होगा कि ये वेस्टर्न इकोनॉमी, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था है,
ये इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, बिहार की इकोनॉमी है, बिहार इकोनॉमी। So what economy is denoting? Economy is a particular area in which study of economics is done. तो जब जब मैं अर्थव्यवस्था बोलूं तो समझ जाना किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, किसी निर्धारित एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर। तो चलिए अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अगली क्लास के अंदर कुछ अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लीजिएगा। वी आर ऑलवेज विद यू। हम हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे ताकि आपको इकोनॉमिक्स में और बेटरमेंट मिलता रहे। बाकी आपको लगता है कि सर ये मुझे और बता दीजिए और करवा दीजिए, तो वो भी करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। चलिए मिलता हूं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।